फ्रेंड्स, आज हम लोग लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, जो कि हमारा जेबी का तीसरा पेपर होता है, उसी के मॉक टेस्ट का हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस मॉक टेस्ट पार्ट 1 में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, योर ब्रांच हैज़ रिसीव्ड अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम एन ओवरसीज बैंक। आपकी ब्रांच को लेटर ऑफ क्रेडिट मिला है, रिसीव हुआ है। कहाँ से? ओवरसीज बैंक से रिसीव हुआ है। इन फेवर ऑफ MS रामा एक्सपोर्टर्स विच प्रोवाइड, MS रामा एक्सपोर्टर्स जो कि आपका कस्टमर है उसके फेवर में, ठीक है, वो हो गया आपका बेनिफिशियरी। विच प्रोवाइड फॉर अलाउिंग द एक्सपोर्टर द एडवांस एट अ प्री शिपमेंट स्टेज एंड ऑल्सो द वेयर हाउस फैसिलिटी टू द एक्सपोर्टर्स। तो आपको प्री शिपमेंट स्टेज पे भी एडवांस देना होगा, मतलब जो एक्सपोर्टर्स है उसको एडवांस चाहिए प्री शिपमेंट पे भी, और जो वेयर हाउस फैसिलिटी है, जो पोर्ट की जगह पे जो शिपमेंट है, जो पोर्ट वाला जो एरिया वहाँ उसके पास स्टोरेज अगर चाहिए तो उसको बोलते हैं वेयर हाउस फैसिलिटी, ठीक है, जहाँ पे वो सामान बना के शिपमेंट करने से पहले रखता है, ठीक है, उसके लिए भी पैसा लगता है ना, तो वो वाली फैसिलिटी चाहिए किसको? एक्सपोर्टर्स को। सो बोल रहे हैं कि ये किस टाइप का लेटर ऑफ क्रेडिट है। तो चलिए लेटर ऑफ क्रेडिट का पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ये आपका शायद 11 या 12 चैप्टर आपका जो लीगल है उसमें आप देखिए, ये 12 चैप्टर में जो बुक है, बुक से मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये इस तरह के क्वेश्चन को मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि पहले ही मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से बता दिया ये सारा, ठीक है। तो थोड़ा सा भी मैं इसमें बेसिक बताऊंगी। इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में आपकी दो पार्टीज होती है। एक होता है एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर वो होता है जो सामान बना के बाहर बेचता है, ठीक है, ये है बाउंड्री, ठीक है। ये कोई फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट ये टर्म यूज़ होती है। तो एक होगा इंपोर्टर। इंपोर्टर कौन होगा? इंपोर्टर वो होगा जो कि सामान खरीदेगा, जो सामान एक्सपोर्टर ने बना के बेचे। मान लीजिए एक्सपोर्टर्स कुछ खिलौने बनाता है और वो फॉरेन कंट्री में बेचता है, तो इंपोर्टर कौन हो गया? वो उसको खरीदेगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट का टर्म कब आता है, ये कंसेप्ट कब आता है? जब इंपोर्टर को एक्सपोर्टर पर विश्वास नहीं है और एक्सपोर्टर को इंपोर्टर पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री है, मतलब इंपोर्टर फॉरेन कंट्री में रहता है। तो मान लीजिए एक्सपोर्टर ने गुड्स बना के, अपने टॉयज़ बना के शिपमेंट कर दी, भेज दिया, इसकी क्या गारंटी है कि जो इंपोर्टर है वो पैसा उसको वापस करेगा? यानी जो उसका गुड्स का पैसा है, मान लो एक लाख डॉलर कुछ है, तो इसकी क्या गारंटी कि इंपोर्टर उस पैसे को दे देगा जैसे उसको शिपमेंट हो जाती है। तो इसी जो कन्फ्यूज़न है कि मतलब एक्सपोर्टर बोलेगा पहले आप मुझे पैसे दो, इंपोर्टर को भी टेंशन है कि मैंने पैसे दे दिए तो क्या पता एक्सपोर्टर फ्रॉड हो, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते। तो इस केस में जो नामी बैंक है उस पर तो हर कोई विश्वास कर सकता है ना। इंपोर्टर की जो कंट्री है, मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री है, USA है, तो वहाँ पे कोई बैंक है तो उस पर तो विश्वास कर सकता है। अगर बैंक बोल देगा ठीक है पैसा मिल जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये उसका बैंक हो गया। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या है, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के जो बैंक है वो अपना रोल प्ले करते हैं, और जो इंपोर्टर है ये शुरुआत करता है, ठीक है। ये मतलब जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको ओपन जो करवाता है वो इंपोर्टर होता है। वो अपने बैंक के पास जाके बोलेगा कि एक LC ओपन कर दो, तो इस बैंक को बोलेंगे ओपनिंग बैंक, ठीक है। ओपनिंग बैंक फिर वही LC जो एक्सपोर्टर की कंट्री में एक बैंक होगा, उसको हम एडवाइजिंग बैंक ऐसे बोल सकते हैं, उसको एडवाइस करेगा, और वही एडवाइजिंग बैंक फिर कस्टमर को एडवाइस करेगा कि आपके लिए ये है, ये सामान है, सारा कुछ उसमें मेंशन रहता है कि कौन सा गुड्स है, कितनी उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वालिटी, वो सारा कुछ कब तक, डेट सब मेंशन रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में दो चीज़ें और रहती हैं, जैसे आपको यहाँ पे एक टर्म है रेड क्लॉज, ग्रीन क्लॉज, ये सब क्या होता है? तो देखिए जो एक्सपोर्टर है जिसको सामान बना के बेचना है, तो ये क्या कर सकता है, जो अपना बैंक है उससे ये फाइनेंस मांग सकता है। किसके लिए? अभी उसने शिपमेंट भी नहीं की है, गुड्स बनाने के लिए उसको कुछ पैसा चाहिए, कुछ एडवांस चाहिए। किससे? अपने बैंक से बोलेगा वो जाके कि मुझे कुछ एडवांस चाहिए। वो बैंक फिर अपना जो फर्दर जो बैंक है इंपोर्टर का जो ओपनिंग बैंक है उससे बोलेगा, ठीक है। और ये जो हमारा एडवाइजिंग बैंक है, कई बार नेगोशिएटिंग बैंक भी हो जाता है, कई बार रिम्बर्सिंग बैंक भी हो जाता है, ठीक है। ये अलग अलग बैंक होते हैं। कई बार अगर एडवाइसिंग बैंक बहुत छोटा होता है तो किसी और बैंक से एक ये मतलब गारंटी दिलवा सकता है कि आप मेरे बिहाफ पे गारंटी दे दो। तो इस तरह के और भी बैंक हो सकते हैं। वो सब मैंने आपको आपके चैप्टर में बताया है, आपकी लीगल की बुक से, आप उस वीडियोस को देखिए, आपको पूरा इसमें अच्छे से डिटेल पता लग जाएगा। तो अभी तो हम सिर्फ एक क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ग्रीन क्लॉज में क्या होता है, जो एक्सपोर्टर है वो ये बोलता है कि मुझे फैसिलिटी चाहिए, मुझे एडवांस चाहिए। किस लिए चाहिए? जो सामान मैं बनाऊँगा मुझे उसको खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए थोड़ा सा एडवांस दे दो, ठीक है। एक इसके लिए और जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उसमें स्टार्टिंग में उसको क्लॉज ऐड करना पड़ता है, और वो जो क्लॉज है वो लिखा जाता है रेड इंक से। किसे? रेड इंक से। तो इसीलिए उसका नाम रख दिया रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें
जो है एक्सपोर्टर है जो सामान बना के बेचेगा वो कुछ एडवांस पेमेंट के लिए डिमांड करेगा कि मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ताकि मैं बना के आपको टॉयज़ दे सकूँ, खिलौने दे सकूँ। ठीक है, खिलौनों का रॉ मटेरियल जैसे प्लास्टिक उसको चाहिए या कुछ भी ऐसा सामान चाहिए तो उसकी वो डिमांड करता है। तो उसको पहले से ही रेड इंक से लेटर ऑफ क्रेडिट का ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि जो एक्सपोर्टर है वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे साफ रेड कलर में होना चाहिए। तो इसलिए रेड इंक से होता था, इसको बोलते हैं रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी ये यूज़ नहीं होता, अब ये चला गया, बस ये टर्म रह गई है, बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पर अभी ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होता। सेकंड जो टर्म है वो है ग्रीन क्लॉज। ग्रीन क्लॉज में क्या होता है, जो एक्सपोर्टर है वो दो चीज़ की डिमांड करता है। रेड में तो बस एक उसने डिमांड की कि मुझे क्या चाहिए, गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है तो मुझे थोड़ा सा एडवांस दे दो। ठीक है, मेरा जो पैसा बनेगा मेरे को थोड़ा सा एडवांस दे दो, तो वो हो गया रेड क्लॉज। ग्रीन में बोलता है कि सामान बन चुका है, अभी शिपमेंट होनी है, अभी बाकी थोड़ा टाइम है, तो जो पोर्ट जो एरिया है जहाँ से मतलब शिपमेंट होनी है तो वहाँ पे एक वेयर हाउस स्टोरेज है। ठीक है, जहाँ पे उसने सारे खिलौने रखे, मतलब जो खिलौने बने उसको स्टोरेज के लिए, वेयर हाउस के लिए भी कुछ पैसे चाहिए होते हैं ना। स्टोरेज का मान लीजिए जो वेयर हाउस है उसका किराया या कुछ भी ऐसा जो पैसा उसको चाहिए स्टोरेज पर्पज़ के लिए, उसका किराया, तो उसको बोला जाता है ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। जहाँ पे वो सिर्फ जो है एडवांस की मांग नहीं करेगा कि प्री शिपमेंट, शिपमेंट से पहले मेरे को एडवांस चाहिए, उसकी मांग नहीं करेगा। वो तो करेगा उसकी मांग करेगा, पर उसके साथ ये भी बोलेगा कि सामान बनने के बाद जो है अभी क्या बोलते हैं, जो वेयर हाउस की जो साइट है, सॉरी जो पोर्ट है, जो शिप जहाँ से आप शिपमेंट करोगे, मान लीजिए यहाँ से आप शिप के थ्रू भेजोगे, तो उस एरिया में उसने भी सामान को स्टोर करके रखा हुआ है। तो वो जो वेयर हाउस है जहाँ पर सामान स्टोर किया गया, तो उसके लिए मेरे को स्टोरेज पर्पज़ के लिए थोड़े पैसे चाहिए। ठीक है, सामान स्टोर करने का पैसा उसको लग रहा है, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो उस पैसे की डिमांड करेगा, तो वो भी उसको पहले से बताना होगा। तो वो भी जो है लेटर ऑफ क्रेडिट में लिख दिया जाता है कि जो एक्सपोर्टर है उसकी डिमांड ये भी है कि सामान बनाने के बाद, मेरे खिलौने बनने के बाद जो है शिपमेंट वाली जगह पे पोर्ट के पास मैं जो इसको स्टोर करके रखूँगा अपने सारे गुड्स को शिपमेंट से पहले, तो मुझे उसके लिए भी थोड़ा स्टोरेज पर्पज़ के लिए, वेयर हाउस पर्पज़ के लिए भी एडवांस चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन क्लॉज। ये वाली लाइन लिखी रहती है ग्रीन इंक से, तो इसका नाम हो गया ग्रीन क्लॉज। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में यही था ना कि प्री शिपमेंट स्टेज पे भी उसको एडवांस चाहिए ना, विच प्रोवाइड द अलाउिंग द एक्सपोर्ट द एडवांस, उसको एडवांस चाहिए प्री शिपमेंट स्टेज पे। अगर सिर्फ इतना ही होता तो हम आंसर लिख देते हैं रेड क्लॉज। एंड ऑल्सो उसने एक और चीज़ ऐड करके बोली है कि वेयर हाउस यानी जो स्टोरेज है उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए, एडवांस चाहिए। तो जब दोनों चीज़ें आ जाती है तो आंसर होता है ग्रीन क्लॉज। ठीक है, अगर सिर्फ इतना बोला होता कि उसको प्री शिपमेंट से पहले एडवांस चाहिए, गुड्स बने नहीं है, गुड्स बनने से पहले उसको एडवांस चाहिए, तो वो था रेड क्लॉज। और अगर बाद में उसको स्टोरेज के लिए, वेयर हाउस फैसिलिटी के लिए एडवांस चाहिए, वो भी चाहिए, वो तो चाहिए, साथ में ये भी चाहिए, तो वो हो जाता हमारा ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए इसमें आपको दो चीज़ें और दी है, एक है रिवॉल्विंग और बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। ये भी मैं आपको एक एक लाइन में बता देती हूँ। रिवॉल्विंग कब होता है, जैसे मान लीजिए नॉर्मली लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, सामान की शिपमेंट हो गई और पैसा मिल गया इसको, किसको, इंपोर्टर ने पैसा दे दिया और एक्सपोर्टर को पैसा मिल गया नॉर्मली, तो लेटर ऑफ क्रेडिट खत्म, अभी उसके बाद कोई बात नहीं है, सबको पैसा मिल गया और उसको गुड्स मिल गए। लेकिन जो रिवॉल्विंग है, नाम से पता लग रहा है ये रिपीटिंग होगा नेचर में, मतलब मान लीजिए एक्सपोर्टर इंपोर्टर को हर साल या हर 5-6 महीने में सामान ये बना के बार बार जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर को बेचता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जब फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो बार बार नया लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कराने में बहुत टाइम लगता है। आपको पता होगा कि जो है पहले जो यहाँ पे होता है हमारा इंपोर्टर है, इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाएगा, ठीक है, उसका ओपनिंग बैंक फिर यहाँ पे अपने एडवांसिंग बैंक को बोलता है, तो हर किसी के पास 5-5 दिन का टाइम होता है, तो 5-5 दिन करके टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हर बार जब नया लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कराने में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम बहुत कंज्यूम करता है, तो उस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए आया रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि जिनकी जो फ्रिक्वेंसी है बार बहुत ज़्यादा है, मतलब हर साल रिपीट होता है, तो इसमें एक अमाउंट फिक्स हो जाता है कि इतने अमाउंट तक का हम लोग बार बार सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, और उस हिसाब से क्या होता है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो बार बार एक तरह से रिन्यू कर लिया जाता है। जब पुराना लेटर ऑफ क्रेडिट उसी को रिन्यू करा लेना, वो हो गया रिवॉल्विंग। ठीक है, इसमें अमाउंट लेकिन आपका जो है वो चेंज नहीं हो सकता, वो अमाउंट फिक्स रहता है कि इतने तक का सामान हम बना के बेच रहे हैं, वो होता है हमारा रिवॉल्विंग। और जो नॉर्मली लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको बोलते हैं रेगुलर लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जिसमें एक बार पेमेंट मिल गई तो खत्म, उसके बाद अब कोई किसी से कुछ नहीं बोल सकता। पर रिवॉल्विंग में क्या है, पुराने वाले को बार बार रिपीट करा लेना, उसमें जो है टाइम की बचत हो जाती है। ऐसी एक बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट, ये क्या होता है ये भी बता देते हैं। बैक टू बैक में मतलब आपके पास एक एलसी ऑलरेडी है, उसी एलसी को आप गारंटी मान के किसी और बैंक के पास जाके एक और एलसी खुलवा लेते, तो उसको बोलते हैं बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। ये सभी मैंने आपका जो चैप्टर नंबर 12 या 13 कुछ तो है आपका, देखना लीगल की बुक में लेटर ऑफ क्रेडिट वाला चैप्टर, वहाँ भी मैंने आपको सब बताया बैक टू बैक क्या है। ठीक है, डिटेल में आप वहाँ पे देखिए, मैंने एक एक लाइन में आपको यहाँ पे भी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम।
इसमें क्या बोला आपको, कंप्लेन कैन बी मेड बाय अ कस्टमर टू ओम्बड्समैन। तो आपको मालूम है कि जो कस्टमर है वो ओम्बड्समैन, जो बैंकिंग ओम्बड्समैन रहता है, उससे कंप्लेन कर सकता है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, पूछा गया कि कब कब कंप्लेन कर सकते हो। तो पहला है बैंक रिजेक्ट्स कस्टमर कंप्लेन। कस्टमर ने कोई कंप्लेन की है, कस्टमर जो है बैंक की सर्विस से खुश नहीं है और उसने बैंक को कंप्लेन की कि मेरे को ये सर्विस अच्छी नहीं दी, या मेरा यहाँ से पैसा काट लिया, मेरे को उसका हिसाब चाहिए, ऐसा करके कोई भी उसकी कंप्लेन है वो करता है। तो फिर बैंक उसकी कंप्लेन को रिजेक्ट कर देता है। तो वो क्या कर सकता है, जब बैंक ने रिजेक्ट कर दिया तो वो जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। ये है सही। दूसरा है बैंक सेंड्स रिप्लाई एंड कस्टमर। तो होता क्या है कि बैंक ने आपकी कंप्लेन तो ले ली, आपको रिप्लाई भी दिया, लेकिन आप उस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है, तीसरा, कि कस्टमर लॉन्च कंप्लेंट एंड बैंक सेंड नो रिप्लाई फॉर 1 मंथ। तो तीसरा ऑप्शन भी ठीक है कि आपने तो कंप्लेन की, लेकिन बैंक ने 1 महीने का टाइम आपको याद रखना होता है। ठीक है, तो आपको 1 महीने का वेट करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज कंप्लेन की और आप 1 हफ्ते बाद चले गए ओम्बड्समैन के पास, वो आपकी कंप्लेन लेगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको पूरा 1 महीने का वेट करना पड़ता है। आपने कंप्लेन की और 1 महीने तक या तो बैंक से कोई रिप्लाई नहीं आया, या अगर रिप्लाई आता भी है तो आप उसके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, बैंक के रिप्लाई से, तो आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। और चौथा बोला है कि बैंक आस्क द कस्टमर टू रेफर द मैटर टू ओम्बड्समैन। बैंक के पास आप गए, बैंक ने बोला हमारे पास मत आइए, आप डायरेक्ट ओम्बड्समैन के पास जाइए। तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, बैंक ऐसे बोलता भी नहीं है, ऐसे होता भी नहीं है। ठीक है, तो पूछा है कि कौन सी बात सही है ओम्बड्समैन के रिगार्डिंग। तो ये तीनों बातें सही है, ABC। सिर्फ ये जो बी ऑप्शन है जिसमें आपको ABC बोला, ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, और ओम्बड्समैन में आप जानते हैं कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, जो कि हमारा डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI है, उसके पास जाके आप ले जा सकते हैं। अगर आपकी बात जो है ओम्बड्समैन के फैसले से भी आप खुश नहीं है, तो आप डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI के पास जा सकते हैं। ठीक है, ये फिर आपकी हाईएस्ट अथॉरिटी, इससे आगे आप कंप्लेन लेके कहीं नहीं जा सकते। और इसमें आपका जो सेटलमेंट है वो 10 लाख रुपये तक का हो जाता है, और 1 लाख रुपये तक का जो क्रेडिट कार्ड है उसके इसमें 1 लाख रुपये तक का सेटलमेंट करती कौन, बैंकिंग ओम्बड्समैन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या बोला आपको, ये आपका पुराना ही क्वेश्चन आ गया। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, इसमें बोला है आपको इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट्स वर्थ रुपीज़ कितना है, ये 15,000 यूरो है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बैंक ने डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएट किए। अभी क्या बोला है कि विदाउट रिकोर्स इरोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। विदाउट रिकोर्स में क्या होता है कि नाम लिख के देता है कि मेरी लायबिलिटी नहीं होगी, जो इस टर्म को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इशूड बाय बैंक इन UK। तो इशू किसने किया, UK के किसी बैंक ने। व्हेन द डॉक्यूमेंट्स वर सेंड टू ओपनिंग बैंक इन UK, जो ओपनिंग बैंक है उसको जब डॉक्यूमेंट्स दिए गए, ओपनिंग बैंक कौन सा होता है, वो वही होता है जिसने शुरुआत की होती है। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले जो स्लाइड है उसमें बताया था ना, ओपनिंग बैंक वो होता है जो कि जो सामान ले रहा है, यानी कि जो इम्पोर्टर है उसका जो बैंक होता है वही ओपनिंग बैंक होता है, यही लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करता है। दीज वर रिटर्न विद द रीज़न दैट, जब आप ओपनिंग बैंक के पास गए तो वो उसने रिटर्न कर दिया इस रीज़न के साथ कि जो बिल ऑफ लेंडिंग है और जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है इस डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच है वो फेक है, ऐसा उस बैंक ने बोला। ओपनिंग बैंक ऑल्सो रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट अगेंस्ट दिस डॉक्यूमेंट्स। तो उसने बोला कि इस डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट मैं पेमेंट नहीं दूंगा, विच आर अदरवाइज एज पर टर्म्स। तो जैसा कि लेटर ऑफ क्रेडिट में बोला गया था। सो पूछा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड। तो इस केस में इंटरनेशनल बैंक को क्या करना चाहिए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए। तो जब ओपनिंग बैंक ने खुद ने LC की शुरुआत की तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको देखना चाहिए था कि कोई भी चीज़ फेक है या नहीं है। सो जो इंटरनेशनल बैंक है जिसने नेगोशिएट किया है उस डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, 15,000 यूरो का जो भी है, तो वो जो है क्लेम किससे कर सकता है, ओपनिंग बैंक से कर सकता है। तो आंसर होगा बैंक कैन राइटली क्लेम द मनी फ्रॉम द ओपनिंग बैंक एज द बैंक वाज टू सी द इरेगुलरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, की मतलब इरेगुलरिटी है डॉक्यूमेंट्स में, एंड वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बीइंग फेक। तो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है वो उसको खुद चेक करना चाहिए था। और जो इंटरनेशनल बैंक है वो पेमेंट की डिमांड किससे कर सकता है, ओपनिंग बैंक से कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसी ने तो जो है इंपोर्टर के बिहाफ पे उसी ने तो LC खुलवाया था ना, तो उसको देखना चाहिए था, किसको, जो ओपनिंग बैंक है उसको देखना चाहिए था। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोला है स्टेट बैंक ओपन ए लेटर ऑफ क्रेडिट। जो है स्टेट बैंक है उसने लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किया है और ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। ठीक है, अपने कस्टमर के बिहाफ पे। MS देवकी लाई एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स खरीदने के लिए उसने जो है LC ओपन करवाई है, स्टेट बैंक ने ओपन कराई है। देयर मैनेजिंग पार्टनर कम टू योर ब्रांच एंड इन्फॉर्म दैट देयर बुकिंग एजेंट हैज़ इन्फॉर्म्ड हिम ओवर फोन दैट द सप्लायर हैज़ सेंट ए गुड्स ऑफ डिफरेंट। अभी वो जो उसका मैनेजिंग पार्टनर है जिसके लिए आपने LC खुलवाई है वो आपकी ब्रांच में आके बोल रहा है कि उनका जो बुकिंग पार्टनर है उसने उनको इन्फॉर्म किया है फ़ोन के ऊपर, ये बताया है कि जो सप्लायर है उसने जो गुड्स भेजे हैं वो अलग स्पेसिफिकेशन के हैं। ठीक है, विच आर
सब स्टैंडर्ड मतलब क्वालिटी उसकी अलग है और स्पेसिफिकेशन जैसा क्या था उससे थोड़े वो अलग गुड्स भेजे। ही मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द बैंक नॉट टू मेक पेमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बैंक रिसीव। तो जब भी नेगोशिएटिंग बैंक पेमेंट के लिए आएगा तो आप उनको पैसा मत देना, ऐसा वो आपके जो आपको बोल रहा है, मतलब आपने जो ओपन करवाया ना, आप ही ने तो एलसी ओपन करवाया अपने कस्टमर के लिए, तो आपका जो कस्टमर है वो बोल रहा है कि मेरे एजेंट ने बोला है कि जो सामान मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो जैसा स्पेसिफाई किया था वैसे स्पेसिफिकेशन से अलग है, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। तो बोल रहा है आप उसको पैसे मत देना क्योंकि उसने हमें अच्छा सामान नहीं दिया, ठीक है, सब स्टैंडर्ड मतलब अच्छी क्वालिटी का भी नहीं दिया, ऐसा आपसे बोल रहा है। तो आपको क्या पेमेंट रोक लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात जो एलसी है उसमें डॉक्यूमेंट्स में डील होता है, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, ठीक हैं, तो फिर आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो इसमें है बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी। तो जो बैंक है अपने कस्टमर की रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकता क्योंकि सारी पार्टीज इसमें डॉक्यूमेंट्स में डील करती है, ना कि गुड्स और सर्विसेज में। ये नहीं देखती कि गुड्स की क्वालिटी कैसी है, सर्विसेज क्वालिटी कैसी है, उसमें डील नहीं करती है, वो डील करती है किसमें, डॉक्यूमेंट्स में डील करती है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, अच्छे हैं, तो फिर उनको पेमेंट देनी ही होगी, किसको, नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट देनी होगी। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला है, द पर्सन गिवन लाइसेंस टू इश्यू डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर जो इशू करवाना है उसके लिए जो लाइसेंस देता है अंडर सेक्शन 24 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो जो डिजिटल सिग्नेचर इशू करने के लिए लाइसेंस देता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है। ये वो अथॉरिटी होती है जो कि आपको डिजिटल जो सिग्नेचर है वो इशू कराती है, ठीक है, उसके लिए आपको लाइसेंस देती है। कौन, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर टेकिंग पोजीशंस ऑफ असेट्स अंडर प्रोविजंस ऑफ सरफासी एक्ट। सरफासी एक्ट के तहत क्या होता है कि आपने एक सरफासी का नोटिस लगा दिया, उसमें टाइम रहता है कि 1 महीना या 45 डेज, ऐसे 60 डेज, तो उतने टाइम में आप पैसा दे दो, वरना ये जो सिक्योरिटी है इसका पोजीशन बैंक के पास आ जाएगा और बैंक इसको कुछ टाइम बाद नोटिस देके, 1 महीने के नोटिस देके आपको इस घर को बेच भी सकता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा सरफासी एक्ट। तो बोल रहा है कि आप पोजीशन लेने गए उस असेट का, मान लीजिए वो घर है, वो घर के बाहर आपने सरफासी लगाया, अभी आप उसको, कस्टमर उस घर में रह रहा है, वो पैसे भी नहीं दे रहा आपको, ठीक है, तो उसको लिए आपको पोजीशन चाहिए, तो आप कस्टमर को बाहर हटाना चाहते हैं कि अभी आप इस घर से जाइए, ये घर हम बेचने वाले हैं। तो बोल रहा है बैंक कैन सीक हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज। तो इसमें होता क्या है कि जो कस्टमर है वो भी बहुत ज़्यादा सीधे साधे नहीं होते हैं, तो वो पैसा भी नहीं देते, ऊपर से घर भी खाली नहीं करते, और ऊपर से अगर बैंक का कोई एम्प्लॉय जाता है तो वो उनके साथ मारपीट ऐसा भी कर सकते हैं। कई बार ऐसे केसेस में सुनने को भी मिलते हैं। तो जो बैंक एम्प्लॉय वो क्या करे, तो उस केस में क्या है कि ये अच्छा ऑप्शन दिया गया कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो चीफ ये हमारा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है उसकी हेल्प भी बैंक ले सकता है, ठीक है, उनसे बोल के जा सकता है और वो जाके फिर बैंक को हेल्प करा सकते हैं कि बैंक वो जो है एसेट है उसका पोजीशन ले सके, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोला है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखा जिसमें जो कंज्यूमर है उनको बहुत तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर जो सेलर है, जो दुकानदार है, जो उसको गलत कोई सामान बेच रहा है, या जो प्रोड्यूसर है जो सामान प्रोड्यूस कर रहा है वो गलत क्वालिटी का प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी वजह से कस्टमर को कोई रिस्क है, तो जो कस्टमर है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसके खिलाफ केस कर सकता है, ठीक है, और बदले में उसको जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो बोला है द कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेन विद द कंज्यूमर कोर्ट में जाके कर सकता है इफ डेफिशिएंसी इज नॉट रिमूव बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो ऐसी कौन कौन सी डेफिशिएंसी है जो कि सर्विस प्रोवाइडर ने रिमूव नहीं की है या ये डेफिशिएंसीज है। तो वो डेफिशिएंसी भी क्या क्या है, पहला है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जो सामान उसमें कोई डिफ़ॉल्ट है, इम्परफेक्शन, सामान में वैसी कोई कमी है, और शॉर्ट कमिंग, कुछ कमियां हैं, इनएडिक्वेट इन क्वालिटी, ये सारी बातें सही है, ठीक है। इम्परफेक्ट मतलब सामान तो बना हुआ पर उसमें परफेक्शन नहीं है। शॉर्ट कमिंग मतलब कुछ कमी आ गई। डिफ़ॉल्ट मतलब सामान का जो पीस है वो पीस ही डिफ़ॉल्ट निकला, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया और वो डिफ़ॉल्ट आपका है, ठीक है, उसमें कोई कमी है आपके सामान में। इनएडिक्वेट इन क्वालिटी, क्वालिटी बहुत सबस्टैंडर्ड, बहुत ख़राब क्वालिटी का आपको सामान दे दिया, तो उन सभी के खिलाफ आप जाके कहाँ बोल सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में बोल सकते हैं। तो आंसर होगा ए, यानी A to D ऑल, चारों ही सही है, ठीक है। इसके साथ आपका ये मॉक टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। हमने आज 5-6 क्वेश्चंस देखे। आगे की क्वेश्चन मैं मॉक टेस्ट सीरीज़ पार्ट 2 में आप लोगों को कराती हूँ, तब तक आप इस अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।